हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मॉब लिंचिंग। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मॉब लिंचिंग से संबंधित ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसमें अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग पेपर का हमने दिया है क्वेश्चन। सबसे पहला तो एक है अपना अप्लाइड टाइप का। ये क्वेश्चन कहता है डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन इंसाइटिंग मॉब वायलेंस। ठीक है। व्हाट मैकेनिज्म शुड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जिला प्रशासन, एडाप्ट टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ रूमर्स। डिस्कस द रोल ऑफ विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन फ्री स्पीच। हिंदी में अगर इसको देखें तो भीड़ हिंसा को भड़काने में सोशल मीडिया की भूमिका पर चर्चा करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना, आर्टिकल 19 का उल्लंघन किए बिना अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन कौन सा तंत्र या कौन सी विधि अपना सकता है। ये हो गया हमारा अप्लाइड क्वेश्चन। दूसरा है थ्योरेटिकल, सीधा सीधा, जिसमें आपको डेफिनेशन लिखना होता है और सीधा सीधा उसके कारण और निवारण के बारे में बताना होता है। तो ये क्वेश्चन है, मॉब लिंचिंग इज नॉट जस्ट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बट रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटीज डिक्लाइनिंग मोरल फैब्रिक। मतलब ये कि आपका ये एथिक्स वाले पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्कस द इथिकल इशूज इन्वॉल्व्ड इन विजिलेंट जस्टिस। ठीक। मॉब लिंचिंग केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह समाज के गिरते नैतिक ढांचे का प्रतिबिंब है। विजिलेंट जस्टिस या स्वयंभू न्याय में शामिल नैतिक मुद्दों पर चर्चा करें। ये आपका एथिक्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, सीधा सीधा, जिसमें आपको डिफिनीशन लिखना है, उसका कारण लिखना है, उसका निवारण लिखना है। अब अगला प्रश्न हमारा है केस स्टडी। ये लगभग केस स्टडी आपका 20 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब ये केस स्टडी इस तरह की है कि यू आर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ अ सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट, ए वीडियो डिपिक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है ना। देखिए, केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले जो केस स्टडी में कुछ की वर्ड्स होते हैं उसको ध्यान में रखना ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, एलिजली डिसरिस्पेक्टिंग अ रिलीजियस सिंबल। एलिजली ये वर्ड मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, कि उसको बस केवल शंका है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक रिलीजियस सिंबल है जिसका डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। और वीडियो जो है वायरल हो गई है। ए लार्ज अग्रेसिव मॉब हैज़ गैदर्ड आउटसाइड द कलेक्ट्रेट एंड डिमांडिंग द पर्सन बी हैंडेड ओवर टू देम फॉर इमीडिएट जस्टिस, तत्काल न्याय, जबकि द पर्सन इज ऑलरेडी इन पुलिस कस्टडी। देखिए, ये 2 लाइन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस केस स्टडी की पूरी कहानी क्या है। सिंपल सी बात है कि एक ऐसा व्यक्ति है, आप एक संवेदनशील जिले के जिलाधिकारी हैं, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय का एक व्यक्ति कथित तौर पर एक धार्मिक प्रतीक का उल्लंघन कर रहा है। ठीक। और ये वीडियो वायरल हो गया। लोग कलेक्ट्रेट के बाहर एक बड़ी और आक्रामक भीड़ जमा हो गई लोगों की, जो यह मांग कर रहे हैं कि इसको हम तत्काल न्याय देंगे, इसलिए उस व्यक्ति को उन्हें सौंप दिया जाए, जबकि वह व्यक्ति पहले से ही पुलिस हिरासत में है। अब इस मामले में फाइनली 2 प्रश्न आपसे पूछा गया। पहला कि आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स शामिल हैं और इथिकल डायलिमा आपके सामने क्या क्या है ऐसी सिचुएशन में। ठीक। दूसरा ये है कि एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप इमीडिएट कौन सा स्टेप लेंगे ताकि जो मॉब है, जो भीड़ है, वो भी संतुष्ट हो जाए और जो वो न्याय मांग रहे हैं वो न्याय भी उनको मिल जाए, और जो एलिजली, जिसको एलिज किया जा रहा है, उसको भी न्याय मिल जाए, मतलब दोनों पार्टी को न्याय मिल जाए। ठीक है। तो ये प्रश्न है 3, एक अप्लाइड, एक थ्योरेटिकल और एक केस स्टडी। इसमें एक आपका जो पहला वाला क्वेश्चन है ये आपका जीएस पेपर 2 में, बाकी ये दोनों पेपर आपका जीएस पेपर 4 में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे कि मॉब लिंचिंग जो हमारा टॉपिक है
उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि मॉब लिंचिंग क्या होती है, इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है, मतलब हमारा जो पहले आईपीसी हुआ करता था अभी वो बीएनएस है, तो उसमें क्या है, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या क्या हैं। एक पर्टिकुलर केस है जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि मॉब लिंचिंग हमारे यहाँ इस तरह क्यों इतना बढ़ रहा है, या मॉब लिंचिंग की घटनाएं हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन क्यों सामने आ रही हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून का जो लॉ रूल होना चाहिए, वो क्राइसिस में है। और क्राइसिस में क्यों है, क्योंकि मॉब लिंचिंग एक ऐसी घटना है जिसमें समाज के कुछ व्यक्ति जो सेल्फ क्लेम्ड प्रोटेक्टर हैं समाज के, वो अपने आप को ही जज समझ लेते हैं, ज्यूरी समझ लेते हैं, और खुद ही जो पनिशमेंट है उसको डिसाइड करके उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मॉब लिंचिंग हमारे लॉ एंड ऑर्डर के सामने एक क्राइसिस के रूप में दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, और ये चीज़ें जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं, इसके होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो हमारा सोसाइटी है, जो सोसाइटल फिशरनेस है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है वो जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे बटा हुआ है, और विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न जातियों में अलग अलग सेल्फ क्लेम्ड नेता हैं, सेल्फ क्लेम्ड जो है आप कह सकते हैं कि गुरु हैं, जो समाज को समय समय पर भड़काते रहते हैं। और ये सब सारी चीज़ें, ये जो घटनाएं हैं ना, इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित समुदाय है वो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, फॉर एग्जांपल दलित, मुस्लिम्स और ट्राइबल्स। ठीक है, तो हमारा समाज ऑलरेडी अलग अलग आधार पे बटा हुआ है, और कोई ऐसे लोग कुछ हैं जो अपने आप को ही प्रोटेक्टर समझ लेते हैं, कुछ अपने आप को जज समझ लेते हैं, और उसी में से कुछ लोग निकल करके आप सज़ा दे देते हैं। और यह इस स्थिति से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली जो कम्युनिटी है वो मान लीजिए दलित है, मुस्लिम्स हैं, ट्राइबल्स हैं। और ये जो घटनाएं घटती हैं ये टारगेटेड होती हैं, ठीक है, और ये इनका जो आधार, मेन आधार होता है वो होता है र्यूमर्स, सस्पिशन और मैन्युफैक्चर्ड एक्यूजेशंस। मतलब ये कि जो आरोप है ना उसको अपने अपने हिसाब से लोग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। ठीक, तो एक चीज़ ये समझ में आया कि ये जो मॉब लिंचिंग का मामला है ये इतना ज़्यादा हाईलाइटेड क्यों रहता है, इतना ज़्यादा घटनाएं क्यों घटती हैं। पहला कारण ये है कि कुछ ऐसे प्रोटेक्टर हैं जो खुद को जज समझ लेते हैं, और दूसरा सोसाइटी हमारी जो है अन्य विभिन्न आधारों पर बटी हुई है, और इससे जो प्रभावित होने वाली कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है। अब इन सब में जो घी में आग का काम करता है वो काम करता है आपका प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे एकदम प्रकाश की गति से भागता है, और किसी के पास जब वो समाचार जाता है, किसी के पास वो मैसेज जाता है, तो लोग उसको वेरीफाई करने के बजाय उसको पढ़ते हैं, उससे प्रभावित होते हैं और उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये स्थिति है, इस वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ बढ़ती जा रही हैं और ये देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम मॉब लिंचिंग को डिफाइन करें, जैसा कि हमारा दूसरा क्वेश्चन कहता था, तो आपको सीधा सीधा मैं बता दूं, जब भी आप एग्ज़ाम में मॉब लिंचिंग को डिफाइन करिए तो ये केवल 3 वर्ड उसमें डालने हैं आपके डिफिनीशन में। क्या? दिस इज़ द कलेक्टिव वायलेंस, मतलब ये भीड़ द्वारा किया गया एक वायलेंस है, और दिस बाईपास द लीगल प्रोसेस, एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में तो ये 3 वर्ड आपको लिखना है। मॉब लिंचिंग इज अ कलेक्टिव वायलेंस व्हिच बाईपास द लीगल प्रोसेस एंड इन्वॉल्व एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट। अब इसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। कलेक्टिव वायलेंस का मतलब आपको समझ में आ गया कि भीड़ के द्वारा किया गया वायलेंस है। बाईपासिंग लीगल प्रोसेस का मतलब क्या है? हमारे लीगल वर्ड में, हमारा जो लॉ है उसकी दुनिया में यह कहा जाता है
कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो भले ही दोषी हो, उसको न्यायालय सजा देगी, लेकिन उसके पहले उसको वह सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक सामान्य आदमी को मिलती है। मतलब ये कि उसको ट्रायल होना चाहिए, उसको प्रॉपर वकील मिलने चाहिए, उसकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए, उसके बाद यदि वो गिल्टी होता है तो उसको सज़ा देना चाहिए। ये हमारा है लीगल प्रोसेस। लेकिन जब हम मॉब लिंचिंग का केस देखते हैं तो वो भीड़ के द्वारा होता है, और भीड़ जो है ये लीगल प्रोसेस को नहीं फॉलो करती, नहीं समझती है, वो पकड़ती है, धर के लतिया देती है, यहाँ तक कि इतना भी यहाँ तक हो जाता है कि वो लोग मर भी जाते हैं उसमें। तो लीगल प्रोसेस को बाईपास करती है, ठीक है ना। जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है आपका इंक्लूडिंग प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब कि हम किसी को भी अपराधी नहीं मानते हैं जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता है और उसको उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन निर्धारित होता है जुडिशियल प्रोसेस में। अच्छा, ये तो ठीक है, बाईपास लीगल प्रोसेस। लेकिन सबसे खतरनाक ये है कि जो पनिशमेंट दिया जाता है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट होता है। मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो किसी चार्ज में उसका ट्रायल हो रहा है, बाद में वो गिल्टी उसमें मान लो साबित भी हो जाता है, तो जो न्यायालय है वो क्या सज़ा देती है कि चलो भाई इनको ठीक है 7 साल की सज़ा दे दो, या फिर 14 साल की सज़ा दे, उम्र कैद दे दो, या फिर इनके ऊपर 50,000, 1 लाख, 2 लाख की पेनाल्टी लगा दो, ठीक है, या फिर इनको डेथ सेंटेंस दे दो। तो ये होती है प्रक्रिया। लेकिन जब भीड़ किसी को सज़ा देती है तो वो इन सब बातों पे नहीं जाती है, वो क्या करती है, ब्रूटल फिजिकल वायलेंस वहीं पकड़ के उनका कपार खोल देती है। उसके बाद पब्लिक ह्यूमिलिटेशन, मतलब कि पब्लिकली उनको बदनाम किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, मुंह में कालिख पोत देते हैं, नंगा कर देते हैं, कपड़ा उतार के गलियों में घुमाते हैं, जूता पहना देते हैं। तो पब्लिकली उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि सबसे बुरी बात इसकी क्या है कि देखिए, जब भी मॉब लिंचिंग होती है तो सीधी सी बात है, सोसाइटी का एक गुट किसी सोसाइटी के अन्य गुट के अगेंस्ट जा कर के लड़ाई झगड़ा करती है, मारपीट करती है। इसको जो है सोसाइटी कभी कभी इसको मान भी लेती है, सोसाइटी इनकी अनुमति भी दे देती है, क्योंकि जो लोग जा कर के मॉब लिंचिंग कर रहे हैं तो उनके जो समर्थक हैं वो उनको साइलेंट सहमति भी होती है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। और यही वजह है कि जब मॉब लिंचिंग होती है तो कोर्ट में जब विटनेस पेश करने की बात आती है कि गवाह कौन है, कौन इसको देखा है, तो कोई इसका जो है गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये सबसे बड़ी समस्या है इस मॉब लिंचिंग का। यही वजह है कि इसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अभी आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा कि मॉब लिंचिंग को हम डिफाइन करेंगे। अच्छा, अगर ये प्रश्न आ जाए कि मॉब लिंचिंग जो सामान्य क्राइम है दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब कि मॉब लिंचिंग सामान्य क्राइम से अलग क्यों है, इसको समझिए। मॉब लिंचिंग डिफर्स फंडामेंटली फ्रॉम ऑर्डिनरी क्राइम्स थ्रू इट्स कलेक्टिव नेचर, क्योंकि ये एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, भीड़ के द्वारा किया जाता है, एंड पब्लिक स्पेक्टेकल, ठीक है, एंड इम्प्लिसाइड या एक्सप्लिसिट कम्युनिटी सैंक्शन। जैसा कि हमने पहले कहा कि कम्युनिटी के द्वारा लगाया गया सैंक्शन या कम्युनिटी के द्वारा साइलेंट सहमति, शांत सहमति देने जैसा होता है ये, और यह ग्रुप के द्वारा किया जाता है, भीड़ के द्वारा किया जाता है, इसलिए जो सामान्य क्राइम है उससे ये डिफर होता है। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग का कारण बनता है, वो होता है काऊ विजिलेंटिज्म, ठीक है। इसमें कोई एक ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने आप को काऊ प्रोटेक्टर, सेल्फ खुद घोषित कर देता है अपने आप को कि मैं जो है गायों का रखवाला हूँ, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि चूँकि देखिए हमारे यहाँ हमारा जो सोसाइटी है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, वो सेकुलर है, ठीक है। यहाँ पे हर किसी को अपना राइट, अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है या उनका जो फूड कल्चर है वो परस्यू करने का स्वतंत्रता है। लेकिन उसी में कुछ लोग आ जाएंगे जो सेल्फ अपॉइंटेड प्रोटेक्टर हैं, और ये क्या करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो गाय का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है या गाय के मांस का सेवन कर रहा है, तो वो उनको पकड़ लेते हैं कि भाई देखो मैं गाय का रखवाला हूँ, तुम मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक। अब इनके पीछे 10, 20, 50, 100 लोग और जुट जाएंगे और
उसके पास जाएंगे और उसको उसका काम तमाम कर देंगे, ठीक है, टार्चर करेंगे या जो भी है, कभी कभी तो मार भी डालते हैं, जान से मार देते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, और इसमें खास करके जो व्यक्ति टारगेट होता है वो होता है मुस्लिम और दलित, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर रिलीजियस फंडामेंटल्स। अब उनके रिलीजन में भाई ये चीज़ें नहीं हैं कि ये गाय को वध करना, गाय का मांस का सेवन करना पाप है, तो वो करते हैं, लेकिन जो लोग खुद अपने आप को गाय का प्रोटेक्टर मानते हैं वो इनको पकड़ के लतियाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें हमारा जो सेकुलर फ्रेमवर्क है, हमारा जो सेकुलरिज्म है, जो कि हमारे संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है, ठीक है। इसलिए भी ये जो हमारी समस्या है इसको सॉल्व करना, और इस तरह से सॉल्व करना कि सज़ा कम देना पड़े, हम प्रिवेंटिव मेजर ज़्यादा लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो हमारा मॉब लिंचिंग है उसका मेन कारण क्या क्या है। सबसे पहला कारण तो जैसा कि हमने बताया कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे अगर आप किसी भी एक रिलीजियस सेंटिमेंट को रखते हैं, थोड़ा बहुत भी आपके अंदर अगर रिलीजियस सेंटिमेंट है और उसके अगेंस्ट कोई भी व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज आ गया, तो आप उसका फैक्ट बिना चेक किए उसको फॉरवर्ड कर देते हैं ऐसे लोगों को जिनका माइंडसेट आपके माइंडसेट से मैच करता है, ठीक है। और फिर सामने वाला और फॉरवर्ड करता है, सामने वाला और फॉरवर्ड करता है, तो धीरे धीरे वो मिस इन्फॉर्मेशन या जो फॉल्स न्यूज है या फेक वीडियो है वो पूरे उस तरह की सोसाइटी में फैल जाती है। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं, डिजिटल कलेक्टिवनेस बोलते हैं इसको, डिजिटली इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो डिजिटल से निकल करके बाहर आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, और जो व्यक्ति वीडियो में दिख रहा है उसके पास पहुंच जाते हैं, फिर आगे का क्रियाक्रम करते हैं। दूसरा ये है कि कम्युनल पोलराइजेशन, मतलब ये कि हमारा जो समाज है ना वो संप्रदाय के आधार पर कई तरह के गुटों में बटा हुआ है। मतलब कोई मुस्लिम धर्म वाले अपना बनाए हैं, हिंदू धर्म वाले अपना बनाए हैं, जैन वाले अपना बनाए हैं, या फिर ये जाति आधारित भी है कि भाई वो निम्न जाति का है, दलित है, उनका अलग बना हुआ है, उच्च जाति के सो कॉल्ड उच्च जाति वाले हैं, उनका अलग बना हुआ है। तो हमारा समाज जो है कई आधारों पर बटा हुआ है, और जब ये ग्रुपिंग जो रिलीजियस सेंटिमेंट से है तो उनके अंदर वो भावना भी होती है कि उनके संप्रदाय के खिलाफ कोई एक शब्द ना बोले, अगर बोल दिया तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं पटक के पीट दूंगा, ठीक है। दूसरा, वीक लॉ इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्स। मॉब लिंचिंग के केस में कई सारे ऐसे चैलेंजेज हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो हमारा पुलिस हो, चाहे वो हमारा फोरेंसिक हो, चाहे वो हमारा जुडिशियल सिस्टम हो, तो उनके पास कन्विक्शन करने के लिए पर्याप्त ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो उतनी एक्सपर्टाइज है, और ना ही हमारे कानूनी ढांचा में, जिसको हम आईपीसी को समझ लीजिए, ना ही उसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है। इस वजह से जो इन्फोर्समेंट रिस्पॉन्स है ना वो बहुत कम है। इसकी वजह से जो अपराधी है उसके पास ना एक कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी डेवलप हो गई है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि अगर भीड़ के साथ हम व्यवस्था किसी का टाइट कर देंगे तो हमको कुछ सज़ा वजह नहीं होगी, और सज़ा भी अगर होगी 4-6 दिन जेल में रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। मतलब उनके अंदर ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एक भावना डेवलप हो गई है, सुरक्षा की भावना। मतलब कि इस तरह से करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, ठीक। दूसरा, जैसे कि हमने बताया कि सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है। अब भाई समाज का कोई ऐसा तबका है जो बहुत अमीर है, दूसरा तबका है जो बहुत गरीब है, और जो गरीब है उसको खाने को नहीं मिल रहा है तो बेचारा कोर्ट केस क्या लड़ेगा, या फिर उस तरह से पुलिस सहायता भी उसको नहीं मिल पाती है कि उसके पास किराया ही नहीं थाने तक जाने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से जो सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत बड़ा कारण बन के निकलता है, जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखने को मिलती हैं, ठीक। अब अगर हम देखें कि हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है इस समय का, वो क्या कहता है मॉब लिंचिंग को लेकर के। सबसे पहली बात तो आप इस बात को समझिए कि जो हमारा आईपीसी था, ठीक, आईपीसी को रिप्लेस किया बीएनएस 2023 ने, ठीक। मतलब 2023 में आईपीसी को हटा करके उसका नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया। अब आईपीसी जो हमारी थी उसमें मॉब लिंचिंग को लेकर के कोई विशेष प्रावधान नहीं था। जो सामान्य क्राइम्स होते थे उसी में मॉब लिंचिंग को भी रख करके
उनका कन्विक्शन किया जाता था, उनका ट्रायल होता था और सज़ा दी जाती थी। लेकिन बीएनएस में क्या हुआ, भारतीय न्याय संहिता में क्या हुआ कि मॉब लिंचिंग से संबंधित कुछ ऐसी धाराओं को डिफाइन किया गया जो कि मॉब लिंचिंग के टाइम पे उस व्यक्ति पर लगाई जाएंगी। और इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो ये कुछ धाराएं आप उसमें जरूर लिखिए अगर मॉब लिंचिंग से संबंधित आता है तो। सबसे पहली धारा है सेक्शन 103 जो कि मर्डर को डिफाइन करता है। मतलब मॉब लिंचिंग में यदि कोई व्यक्ति मर गया है तो जो भीड़ में लोग आइडेंटिफाई होंगे उनके ऊपर मर्डर चार्ज लगेगा, किसमें, सेक्शन 103 के तहत। दूसरा, कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा अंडर द सेक्शन ऑफ 101। मतलब ये कि कल्पेबल होमिसाइड ऐसी स्थिति को बोलते हैं कि जब भीड़ को ये पता है कि अगर हम इसके खोपड़ी पे मार देंगे तो ये मर जाएगा, या फिर इस इंटेंशन से कुछ ऐसा उसको फिजिकल हार्म पहुंचाया जाए जिससे उसकी डेथ होने की चांस ज़्यादा है, तो उस समय पे 101 सेक्शन के तहत उनको बुक किया जाएगा। जैसे आप समझ लीजिए कि एक अपराध होता है हेड इंजरी। हेड इंजरी में 307 नहीं लगता, 302 नहीं लगता है। आईपीसी की अगर हम बात करें तो उसमें कुछ और धाराएं लगती हैं, जैसे 308 लगता है। तो उसमें सज़ा का प्रावधान ज़्यादा है कि मतलब आपने किसी व्यक्ति को इस तरह से मार दिया कि वो समझ लो कि मर ही गया। मान लीजिए वो पैरालाइज हो गया, आपने सर में चोट दी उसके, वो पैरालाइज हो गया, उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, मतलब वो आईसीयू में चला गया, वो हमेशा के लिए ही बोल नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न करने पे आप कौन से चार्ज में बुक होंगे, 101 में। उसके बाद वॉलंटरीली काजिंग हर्ट, जानबूझकर ऐसी अवस्था में पहुंचाना, इतना चोट देना कि वह व्यक्ति या तो चलने फिरने में मुश्किल हो जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो उस केस में सेक्शन 115 से 117 तक लगेगा। देखिए ये मान लीजिए इसको अगर आप छोड़ भी देते हैं, भूल भी जाते हैं एग्जाम में, तो उतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 103, 101 और 189 ये जरूर याद रखिएगा। ये तीन जो धाराएं हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 189 क्या है, अनलॉफुल असेंबली। देखिए अगर आपको कहीं पे धरना भी देना है या फिर 10, 20, 50, 100, 200 लोग के साथ इकट्ठा होना है तो सबसे पहले आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। लेकिन यदि आप अनुमति लिए बिना इकट्ठा हो रहे हैं प्लस आपका इंटेंशन किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है जिसका परमिशन कानून नहीं देता है, तो उसको हम बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। और मॉब लिंचिंग का ये प्राइमरी स्टेज है, अनलॉफुल असेंबली। मतलब कि कानूनी तरीके से जो गलत है उस तरीके से एक जगह इकट्ठा होना और उस भावना से इकट्ठा होना जिसकी अनुमति कानून नहीं देता है। इसलिए ये जो 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन आप लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। 101 है, 103 है, 189 है। ठीक, बाकी दंगा भड़काने में 191 लागू होता है। मान लीजिए अगर भूल जाते हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं भूलने हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारा जो बीएनएस में है, भारतीय न्याय संहिता में है। अच्छा, अब इन जो सेक्शंस हैं, जितने भी सेक्शन हमने पढ़ा, 102 पढ़ा, 103 पढ़ा, 189 पढ़ा, ठीक है, ये लागू नहीं हो पा रहे हैं, इसको हम लागू नहीं कर पा रहे हैं। उसके ये 4 मेन कारण हैं। सबसे पहले, नो स्पेसिफिक मॉब लिंचिंग स्टैट्यूट, मतलब ये कोई ऐसा डेडिकेटेड लेजिस्लेशन नहीं है मॉब लिंचिंग से संबंधित जो प्रॉपरली मॉब लिंचिंग को डिफाइन करता हो, उसका पनिशमेंट निर्धारित करता हो और उसमें किस तरह से ट्रायल किया जाएगा इस चीज़ को डिफाइन करता हो, या फिर किस तरह से उसमें एविडेंस कलेक्ट करना है, किस तरह से उसमें फोरेंसिक ऑपरेशंस करने हैं, ये डिफाइन करता हो। ऐसा कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन हमारे पास नहीं है। ओके, पहला कारण, और ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये कि जो हमारा पुलिस इन्वेस्टिगेशन है ये क्या होता है कि ये कंफ्यूज है कि हम भाई इन्वेस्टिगेशन किस में करें, कैसे करें, ठीक है, किसके खिलाफ करें। दूसरा देखिए, एक चैलेंज ये ना, आइडेंटिफिकेशन चैलेंज, मतलब कि भीड़ के द्वारा अगर कुछ किया गया है तो उसमें कैसे पहचाने हम कि कौन किया है।
अगर जब आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आपका जो इन्वेस्टिगेशन है ना वो प्रभावित होगा। सबसे पहले तो वो डिले होगा। ठीक, और एक चीज़ समझिए, कोई भी व्यक्ति पुलिस में है तो किसी न किसी धर्म संप्रदाय का होगा। मॉब लिंचिंग के केस में जो कि सबसे ज़्यादा इस बात पर आधारित होता है कि वो सामने वाला किस धर्म का है, किस संप्रदाय का है, तो एक बायसनेस भी आ जाती है। जो भी इन्वेस्टिगेटर है, जो भी आईओ है, उसके अंदर एक बायसनेस भी आ जाती है कि भाई हम जो लोग मॉब लिंचिंग किए हैं उनको हम कल्प्रिट बनाएं कि ना बनाएं, परपिट्रेटर बनाएं कि ना बनाएं, अभियुक्त उनको बनाएं कि ना बनाएं। तो बायसनेस भी आती है और इनकम्पिटेंस है। क्यों? क्योंकि उनको मॉब लिंचिंग जैसे समस्या से निपटने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रभावित होता है और सफिशिएंट नहीं होता है, इनएडिक्वेट होता है। ओके, एक तो ये कारण हो गया, एक ये कारण हो गया। और आइडेंटिफिकेशन चैलेंज है ही है कि पहचानना मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी घटनाएं रात में की जाती हैं या फिर चेहरे पे मास्क लगा करके की जाती हैं। भीड़ में छुपा हुआ कोई व्यक्ति पत्थर उठा करके मार रहा है, जो सीसीटीवी आसपास में जो लगे उसमें भी नहीं आ रहा है, तो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब ये जो तीनों कारण हैं, इसका एंड रिजल्ट क्या है? लो कन्विक्शन रेट, मतलब जो सज़ा देने का रेट है, दर है, वो बहुत कम है। उसका कारण ये तीन हैं। और सज़ा देने का मतलब सज़ा मिलने का कम रेट होने का एक प्रभाव ये होता है कि लोग निडर हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर हमको कोई घटना कारित करनी है तो हम भीड़ में करेंगे। ठीक, तो ये हमारे 4 कारण ऐसे हैं जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क बीएनएस में तो हमने व्यवस्था कर दी, अलग अलग सेक्शन हमने लगा दिया, डिफाइन कर दिया कि भाई देखो, अगर मॉब लिंचिंग में कोई मरता है तो मर्डर का चार्ज लगेगा, या कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, या रॉयट का लगेगा, इस तरह से लगेगा। लेकिन इन सब चैलेंज को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो क्या होगा? वो काम नहीं करेगा, इनसफिशियंट हो जाएगा। अच्छा, अब इन सब चैलेंजेज को दूर करने के लिए कदम क्या उठाया गया? सुप्रीम कोर्ट में एक केस है तहसीन पूनावाला केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ गाइडलाइंस दी कि जिससे हम जो हमारा चैलेंज है उसको हम दूर कर सकते हैं। इन्होंने पहला क्या बोला? सबसे पहली बात इन्होंने ये कहा कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? एक एसपी को नोडल अधिकारी बना देना चाहिए, जो केवल मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को देखेगा और उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा और उससे संबंधित अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करेगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में जो कोर्ट होनी चाहिए वो फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द न्याय सुनिश्चित किया जा सके और जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके और जो अपराधी है उसको सज़ा मिल सके। तीसरा, इन्होंने ये कहा कि जो विक्टिम है और जो विक्टिम उस घटना को देखने वाला है, विटनेस है, इनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन बहुत मेहनत करती है तो वो विक्टिम को पहचान लेती है कि फला व्यक्ति ने यहाँ पे पत्थरबाजी किया या फला व्यक्ति ने यहाँ पे अपराध कारित किया है। लेकिन पुलिस को चार्जशीट जब सबमिट करता है और कोर्ट में जब उसकी सुनवाई होती है तो उसको गवाह की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे केस में गवाह जो है उस टाइम पे हो सकता है जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस समय कुछ गवाह बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं कोर्ट में जाकर के गवाही दूंगा, लेकिन जब कोर्ट में गवाही देने की बारी आती है तो क्या करते हैं? वो मुकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिला है। जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो भीड़ किसी 2 4 6 व्यक्ति को पटक के मार सकती है, उनकी मौत निर्धारित कर सकती है, वो विटनेस को थ्रेटन नहीं करेगा। ये कैसे पॉसिबल है? विटनेस को भी वो थ्रेटन करेगा कि भाई देख लो, उसके साथ तो हमने ऐसा किया है, अगला नंबर तुम्हारा है। तो ऐसी स्थिति में जो विटनेस है वो गवाही देने से मुकर जाता है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो विक्टिम है उसको तो आप सुरक्षा दीजिए ही दीजिए, साथ में जो गवाह है उसकी भी सुरक्षा सुनिश्चित करना स्टेट की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक, उसके बाद विक्टिम जो है भाई उसको एक आप सम्मानजनक कंपनसेशन दीजिए। उसका लॉस हुआ है, उसका फिजिकल लॉस हुआ है, उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उसका सोशल लॉस हुआ है, उसका मेंटल लॉस हुआ है। हालांकि हर चीज़ को पैसे से भरपाई नहीं की जा सकती हर चीज़ की, लेकिन फिर भी उसको कुछ संतोषजनक कंपनसेशन आप दीजिए। आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जब आप आंसर लिख रहे हैं। तो ये जो 5 मैं बताया हूँ ना, 5 या 6 बताया हूँ,
जो सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन पूनावाला केस में दिया है ना, इसको जरूर आप लिखिएगा और ये 6 के 6 लिखिएगा, नहीं तो नंबर कटेगा। अगर आप 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे तो फिर उसी हिसाब से नंबर भी कट जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अकाउंटेबिलिटी फॉर पुलिस इन एक्शन, और इसमें सबसे सुंदर बात यह है कि आज की तिथि में यदि पुलिस प्रशासन किसी चीज़ में फेल होती है ना, तो क्या करते हैं, उठा के एसएचओ को सस्पेंड कर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑफ एक्शन, पर्सन ऑफ एक्शन यही होता है जिसके ऊपर गाज गिरती है, एसएचओ को निपटा दो। और अगर बहुत ज़्यादा गंभीर मामला हो गया तो सीओ निपट जाता है। इसके ऊपर चीज़ें होती नहीं हैं, इसके ऊपर के लोगों को उतना ज़्यादा अकाउंटेबल माना नहीं जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब इसमें हम सुपीरियर ऑफिसर्स को अकाउंटेबल मानेंगे कि अगर उनके ज़िले में इस तरह की कोई घटना घट रही है तो एसपी को पकड़ो और उनको जो है अकाउंटेबल ठहराओ, तब जा कर के यह मामला कुछ सुधरेगा, तब जा कर के बात बनेगी। उसके बाद ये सब तो हमारी चीज़ें हो गई। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा लो ओवर देन द प्रोटेक्टिव मेजर्स। मतलब ये कि आप पहले से ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करिए, अपने समाज में इस तरह के प्रचलन को डेवलप करिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना होने पाएँ। अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि प्रिवेंटिव मेजर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो पब्लिक अवेयरनेस आप करिए, उसके साथ में इंटेलिजेंस गैदरिंग करिए, मतलब समय समय पर आप अपना LIO तैयार रखिए कि वो आपको समय समय पर चीज़ों को बताता रहे कि समाज में भाई क्या हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती। मॉब लिंचिंग अचानक से नहीं होती है, उसके पीछे एक प्लानिंग होती है, उसके पीछे समय लगता है, लोगों के इकट्ठा होने में समय लगता है, हथियार इकट्ठा करने में समय लगता है, लाठी डंडा इकट्ठा करने में समय लगता है, और सबसे ज़्यादा भीड़ एक दूसरे की बात को सुन रही है, समझ रही है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, इसमें समय लगता है। तो अगर आपका LIU स्ट्रांग है, ठीक है, तो ये जो है काम कर सकता है इसको रोकने में। दूसरा ये है, ये इस आफत को मैनेज करिए, सोशल मीडिया को आप मैनेज करिए कि सोशल मीडिया पे अगर इस तरह का कोई फेक वीडियो, फेक न्यूज़, फेक पोस्ट या AI से जनरेट किया हुआ कुछ ऐसा रन कर रहा है तो इमीडिएटली आप उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको स्ट्रक डाउन करिए, डिलीट करने की कोशिश करिए, सोशल मीडिया के उससे हटाने की कोशिश करिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुरंत उस पर आप अपना रिएक्शन दीजिए। शासन प्रशासन जो भी है वो रिएक्शन दे कि भाई ये जो न्यूज़ चल रही है इस समय मार्केट में वो फेक न्यूज़ है, तब जा कर के हमारा जो है इस तरह की समस्याओं से हमको छुटकारा मिल सकता है। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कम्युनिटी को इंगेज करिए, मतलब जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, जो भी आपकी विचारधारा है, जो प्लानिंग है, वो कम्युनिटी के साथ बैठ करके डिस्कस करिए, कम्युनिटी के लोगों को बैठा करके डिस्कस करिए, जो आपके नेता वगैरह हैं आप उनको बैठा करके डिस्कस करिए कि भाई देखिए इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है मार्केट में, जिसकी वजह से रॉयट्स या मॉब लिंचिंग या इस तरह की घटना होने की संभावना है, इस पे हमको कंट्रोल करना है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जा करके समाज में इसके बारे में जागरूक करिए और शासन प्रशासन अपना काम कर ही रही है। ओके, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सब जो गाइडलाइंस हैं, एक तो हमने देखा कि BNS में व्यवस्था है लेकिन उसको लागू करने में समस्या है। सुप्रीम कोर्ट की 6 गाइडलाइंस हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में समस्या है। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या समस्या है। सबसे पहले तो जो आपके सांसद विधायक जी हैं वो नहीं चाहते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, 5 साल के बाद उनको वापस उसी जनता में आना है। किसी एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी को उन्होंने सपोर्ट कर दिया, दूसरे कम्युनिटी का उनका वोट कट गया, तो ये भी चाहते हैं कि ठीक है इसको चलने दो और थोड़ा डिले करने दो, फिर बाद में देखा जाएगा, 1 साल बाद चुनाव है, चुनाव के बाद इसको हम देखेंगे। तो पॉलिटिकल विल पावर बहुत ज़रूरी है ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि पॉलिटिकल विल की डेफिसिट है, पॉलिटिकल विल की कमी है। दूसरा हमने बताया कि रिसोर्स हमारे पास कम है, चाहे वो जुडिशियल हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हमारा जो पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में, या फिर फंडिंग की बात हो। अगर हमने विक्टिम को प्रोटेक्शन देने की बात की तो हमारे पास पैसा होना चाहिए, तो फंडिंग की समस्या है। तो इसकी वजह से ये जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उनको जो है इम्प्लीमेंट करने में समस्या हो रही है। बाकी जो हमारा कल्चरल रेजिस्टेंस है वो तो है ही है, मतलब ये
कि कल्चरली सांस्कृतिक रूप से भी हमारी अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति का, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग कल्चरल आइडेंटिटी है, उनके अलग अलग कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जिसका सम्मान भारतीय संविधान भी करता है और भारतीय समाज भी करता है और भारतीय तंत्र भी करता है, जिसकी वजह से इस तरह का कड़ा और कठोर कानून को लागू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक, तो ये सब आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब अगर हम सोचें कि बाद में क्या कर सकते हैं, अब इन सब सारी समस्याओं का निजात हम कैसे पा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन बनाइए जो मॉब लिंचिंग को प्रॉपरली डिफाइन करता हो कि व्हाट इज़ द मॉब लिंचिंग, उसका नेचर डिसाइड करता हो, उसका पनिशमेंट डिसाइड करता हो, उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी उसको डिसाइड करता हो, और उसके साथ साथ उसमें फोरेंसिक चीज़ें कैसे कैसे इन्वॉल्व होंगी, विटनेस के लिए क्या करना है या विक्टिम के लिए क्या करना है, पूरी चीज़ें एकदम डिफाइन होनी चाहिए। और वीएनएस में मॉब लिंचिंग को प्रॉपरली धारा के अंतर्गत डालना चाहिए। मतलब कि उसमें जिस तरह से मर्डर है, तो अगर वो मॉब लिंचिंग के द्वारा मर्डर किया गया है तो ये धारा लगेगी और इसका ये सज़ा का प्रावधान है। इस तरह से पूरी तरह से एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन हमको बनाने की आवश्यकता है जहाँ पे पार्लियामेंट काम कर सकती है। लॉ इन्फोर्समेंट में क्या रिफॉर्म करना है, सबसे पहले तो कंप्रिहेंसिव पुलिस ट्रेनिंग दो भाई। आप मॉब लिंचिंग की समस्या को वो समझें, उसकी संवेदनशीलता को वो समझें और उसमें लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करना है इसको समझें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें हम, फेस डिटेक्टिंग कैमरा का यूज करें हम, सीसीटीवी का यूज करें हम। तो पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग करना है और उसके साथ साथ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, ठीक है, ताकि एक जो बायसनेस है वो ख़त्म हो। भाई अगर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हम हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं तो बायसनेस ऑलरेडी लगभग 90% वैसे ही खत्म हो जाएगा। भाई टेक्नोलॉजी जो बोल रही है आप वो करो, आपका वो काम करना मजबूरी हो जाएगा। ठीक, आपको ट्रेनिंग देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना है और साथ में जो इस तरह के कम्युनल क्राइम्स हैं उसके प्रति सबको, जो पुलिस प्रशासन है उसको संवेदनशील बनाना है। ओके, और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी आप निर्धारित करिए और ख़ास करके जो सुपीरियर लेवल पे पुलिस ऑफिसर बैठे हैं उनके ऊपर। ओके, उसके बाद सोशल मीडिया को रेगुलेट करना ही करना है। बिना इसके रेगुलेशन के मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हमारे पास चलती रहेंगी, उसको रोकना मुश्किल होगा। सामाजिक समरसता बनाइए, जो कि बहुत कठिन काम है हमारे यहाँ, क्योंकि हर धर्म में धर्मगुरु हैं और हर धर्म के धर्मगुरु अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षमता अनुसार, अपने अपने नॉलेज के अनुसार वो अपने अपने धर्म को डिफाइन करते हैं। और जिसकी वजह से कुछ कभी कभार ऐसे भी बोल जाते हैं कि धर्म गुरुओं की वजह से दंगा भड़क जाता है। उनकी भावनाओं को लोग इतना सम्मान देते हैं कि उनके पीछे एकदम अंधा बंदर होकर के दौड़ना शुरू कर देते हैं। तो सामाजिक समरसता, जिसको हम सोशल कोहेशन बोलते हैं, ये हमारा ये सबसे परफेक्ट तरीका है, सबसे पावरफुल तरीका है, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करना सबसे ज़्यादा कठिन है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो हमारे क्वेश्चन थे तीनों, इसको आप अच्छे से कर लेंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इसमें हमको कुछ और टॉपिक लेना चाहिए था, कोई इसका और एंगल हमको दिखाना चाहिए था, तो लेट मी नो, उसको अगले वीडियो में देखा जाएगा, दूर कर लिया जाएगा। बाकी आपके मेंस के एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।